हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। तो आज का डेली आंसर राइटिंग सेशन लूंगा मैं सिद्धार्थ कुमार, आपका गाइड और मेंटर इस प्लेटफॉर्म पे। और देखिए, जो लोग नए हैं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, उनको क्विकली मैं बता देता हूँ। हम लोग डेली आपको जो है 11 एम के अराउंड दो क्वेश्चन देते हैं और उनको इवनिंग 8 पीएम पे हम डिस्कस करते हैं। और इस बीच में ये दो क्वेश्चंस के आंसर्स आप चाहे तो लिख के हमारा एक ग्रुप है, प्रेपाइस पीयर इवैल्यूएशन ग्रुप, वहां पे डाल सकते हैं। वहां पे हर कोई ये इसके आंसर्स डालते हैं और एक दूसरे के आंसर्स रिव्यू भी करते हैं। और हम लोग भी वहां से कुछ आंसर्स उठा के जो है यहाँ पे रिव्यू करते हैं। उनसे कुछ अच्छी चीजें, बेस्ट प्रैक्टिसेस या कुछ चीजें जो गलतियां उन्होंने की है वो आपको बताते हैं, ताकि वो इंप्रूवमेंट्स आप अपनी आंसर राइटिंग में ला सके। और देखिए, जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे देते हैं, कोशिश करें कि वो मैक्सिमम रेलेवेंट रहे आपके लिए। जैसे अगर आज की बात करें, तो आज के डेली आंसर राइटिंग में दो क्वेश्चन दिए गए थे। एक आपको दिया था बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में। एंड प्लीज टेल मी इन दी कमेंट्स नाउ, टेल मी इन कमेंट्स कि इसका करंट रेलेवेंस क्या है। प्लीज पॉज करके एक बार कमेंट्स में बताइए। अगर आप हिंदू पढ़ते होगे तो आपको पता होगा इसका करंट रेलेवेंस क्या है। ठीक है। और दूसरी चीज, अगेन वन मोर थिंग आई वुड लाइक यू गाइस टू डू ऑन योर ओन, क्योंकि उससे जिससे आपकी आंसर राइटिंग में स्किल में हेल्प होगी। देखिए, मैं जानता हूँ कई लोग पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज दे आर वर्किंग और बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस कि वो फुल आंसर्स लिख पाए। राइट। तो जिन लोगों को ये चीज पॉसिबल नहीं होती, व्हाट दे कुड डू हियर इज कि वो जब ये क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, आप कुछ नहीं तो एटलीस्ट इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन और स्ट्रक्चर, तीन चीजें, इंट्रो, स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में पूरा कंटेंट नहीं, आपकी सब हेडिंग्स क्या होंगी, आपकी सब हेडिंग्स क्या होंगी, क्या क्या चीजों के बारे में बात करोगे वो, और कंक्लूजन। एटलीस्ट ये तीन चीजें जो है आप कोशिश करिए कि लिख के जो है, जैसे अभी क्वेश्चन देखा आपने, पॉज करिए वीडियो को और कमेंट्स में ये लिख दीजिए। बहुत डिटेल में लिख रहा, आप बस पॉइंटर फॉर्म में लिख दिए। अगेन, ये प्रैक्टिस उन लोगों के लिए जो लोग किसी कारण से जो है आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे बिकॉज दे आर वर्किंग और बिकॉज ऑफ टाइम वेस्टिंग। पर जिनके पास टाइम है, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप पूरा आंसर अच्छे से लिखे, दो आंसर्स डेली लिखे। दैट वुड, ट्रस्ट मी, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू इन क्लियरिंग दिस एग्जाम। ठीक है। अब ये सब बातें हो गई, चलिए मेन क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो, क्वेश्चन बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फर्स्ट है, व्हाट वर द कॉजेस दैट लेड टू बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ऑफ 1971। फर्स्ट ये। एंड ऑल्सो असेस इंडियाज कंट्रीब्यूशन, कि इंडिया ने क्या कंट्रीब्यूशन था इन द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। तो अगर हम देखा जाए, जो मैं आपको रेलेवेंस की बात कर रहा था, तो अभी हमने जो है स्वर्णिम विजय दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, राइट। तो इट इज बीइंग सेलिब्रेटेड, और जो हमारा जो बांग्लादेश सेलिब्रेट कर रहा है, और इंडिया के प्रेसिडेंट को भी इनवाइट किया गया था वहां पे, उन्होंने बोला था इसको लेके, लिबरेशन वॉर को लेके। तो अगर इस वॉर के बारे में बात करें, तो इसके दो तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। एक, कि क्यों हुआ ये। दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि इंडिया ने क्यों इंटरवीन किया, जो हमने यहाँ नहीं पूछा। तीसरा एस्पेक्ट ये होता है कि इंडिया ने इंटरवीन करके क्या कंट्रीब्यूशन रहा। और चौथा एस्पेक्ट होता है कि इंडिया का इस वॉर से क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए, जो अगेन हमने यहाँ नहीं पूछा, बट अगेन कंक्लूजन में उसको हम ब्रीफली मेंशन करते हैं। ठीक है। तो चार एस्पेक्ट इसके इंपॉर्टेंट होते हैं, दो एस्पेक्ट पे आपको पूछ लिया है। बाकी बचे दो एस्पेक्ट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, अगर आपको टॉपिक अच्छे से कवर करना है, ताकि बाई चांस अगर इस पे क्वेश्चन आ जाए। एंड अगेन, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में था, न्यूज में था, गवर्नमेंट भी जो है विजय दिवस सेलिब्रेट करी, 50 ईयर्स मार्क कर रही है उसके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप प्लीज उसको कवर करना। ठीक है। तो देखिए, स्ट्रक्चर नाउ, आई होप आप सबने कोशिश की होगी स्ट्रक्चर लिखने के लिए। नाउ कॉजेस में अगेन इसको हम सब डिवाइड करेंगे अलग अलग टाइप के कॉजेस में। फिर इंडिया का कंट्रीब्यूशन है, इसको भी सब डिवाइड करके लिखेंगे। और कंक्लूजन में सिग्निफिकेंस या इवन यू कुड से आउटकम्स क्या रहे इसके, वो लिख सकते हैं। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आप या तो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर क्या था इन जनरल बता दीजिए कि क्या था, क्यों हुआ, व्हाट वाज इट्स ऑब्जेक्टिव्स, क्यों ये जो वॉर अराइज हुआ। या फिर करंट इवेंट से रिलेट करते हुए आप इसको बता सकते हो। ठीक है। देन अगेन कॉजेस की बात करेंगे, तो कॉजेस में आपके अलग अलग आ जाते हैं। आपके आ जाते हैं पॉलिटिकल कॉजेस, आपके आ जाते हैं इकोनॉमिक कॉजेस, आपके आ जाते हैं सोशल एंड कल्चरल कॉजेस, और उसके अलावा अदर, या आप बोल सकते हो इमीडिएट कॉजेस, बट मेन मेन यही है। और एक अदर या इमीडिएट कॉजेस में जो चीजें आएंगी, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया का, अगेन मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, डिप्लोमेटिक वे से भी और ह्यूमैनिटेरियन वे, हर तरीके से होलिस्टिक। जो आपने देखा होगा टॉपर्स बोलते हैं कि होलिस्टिक होना चाहिए, तो आपका आंसर होलिस्टिक होना चाहिए। हर तरीके से आपको जो है कंट्रीब्यूशन इंडिया का क्या था वो देखना है।
एंड कंक्लूजन, सिग्निफिकेंस या आउटकम की बात करें तो आई होप आप सबको पता होगा इसका सबसे मेजर आउटकम था 1972 शिमला एग्रीमेंट, राइट। प्लस दूसरा इंपॉर्टेंट आउटकम था क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट बांग्लादेश, राइट। सो ये दो मेजर थे। अगेन सिग्निफिकेंस ये था कि इंडिया को जो थ्रेट था पाकिस्तान से दो एरिया से, राइट, एक ईस्ट में एक वेस्ट में, वो डिमिनिश हो गया, वो खत्म ही हो गया, राइट। पाकिस्तान का कहीं ना कहीं स्टेचर बहुत घट गया, राइट, और इंडिया का स्टेचर कहीं ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं बढ़ गया, ठीक है। नाउ अगर बात करें इंट्रोडक्शन की तो दो, देखिए दोनों नहीं लिखना, दोनों में से एक लिख सकते हो। या तो ये लिख सकते हो वाज अ रिवॉल्यूशन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट by the rise of Bengali nationalist and self-determination movement in the East Pakistan during 1971 and it resulted in independence of Bangladesh, ठीक है। या फिर करंट कॉन्टेक्स्ट में अगर आप लिखना चाहो तो आप क्लियरली बता दो, कंट्री यहाँ पे मतलब इंडिया, right, commemorated 50 years of decisive victory in the liberation war of Bangladesh, ठीक है, which also changed the geography of South Asia, ठीक है। तो it changed the geography of South Asia, ठीक है। जो एक आपका पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट था, ईस्ट पाकिस्तान को क्या बना दिया, बांग्लादेश एक सेपरेट कंट्री। और ये एक बहुत बड़ी चीज है कि कहीं पे एक सेपरेट कंट्री क्रिएट कर दी गई हो, क्योंकि बहुत कम देखा है हमने। आज भी अगर आप देखो इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं बहुत सारी जगह पे, बट कहीं भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है एक सेपरेट कंट्री अपना क्रिएट करने के केपेबल नहीं रहा है। हियर विद द हेल्प ऑफ इंडिया इट वाज क्रिएटेड, ठीक है। इंडिया ने जो डिसाइसिव रोल प्ले किया, विद दैट इट वाज क्रिएटेड, ओके। नाउ पॉलिटिकल इम्बैलेंस, राइट। सो इसमें पहले आप बताओगे कि पॉलिटिकली अगर देखो तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था। अब देखो जहां तक देखा जाए पॉलिटिकली तो ईस्ट पाकिस्तान में ज्यादा लोग रह रहे थे और वेस्ट पाकिस्तान में कम। तो बट अगर रिप्रेजेंटेशन देखें तो मेजर रिप्रेजेंटेशन उनका था। पॉलिटिकल सिस्टम भी एक तरीके से बायस था, ठीक है, वन यूनिट का सिस्टम फॉलो करते थे, जहाँ पूरा वेस्ट पाकिस्तान को एक यूनिट लेते थे, ठीक है, जबकि इधर ईस्ट पाकिस्तान को एक यूनिट नहीं लेते थे, ठीक है। क्यों, अगेन ये सब क्यों था, क्योंकि ताकि वेस्ट पाकिस्तान की मेजोरिटी बनी रहे, राइट। फिर अगर एडमिनिस्ट्रेशन या मिलिट्री पोस्ट में भी अगर देखा जाए तो मेजोरिटी ऑफ लोग जो थे वो सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान से ही थे। एंड लास्टली एक कल्चरल नेशनलिज्म थे, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान देखिए जब क्रिएट हुआ था पाकिस्तान, तब वो क्रिएट हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कि जो सारे मुस्लिम्स हैं दे आर वन। बट अब ये वेस्ट एंड ईस्ट में क्या हो गया, रिलीजन तो रह गया, बट अब मेजर रीजन अब क्या है कि उनका कल्चरल, कि ये कल्चरली जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो कल्चरली लिंग्विस्टिकली डिफरेंट थे वेस्ट पाकिस्तान के लोगों से। और वेस्ट पाकिस्तान के लोग ना इनका कल्चर ना इनकी लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करते, इन पे जो है उर्दू इंपोज करना चाहते थे इंस्टेड ऑफ बंगाली, राइट, इनका बंगाली कल्चर अंडरमाइन करना चाहते थे, ठीक है, राइट, जबकि ये लोग बहुत प्राइड लेते थे अपने बंगाली कल्चर में, राइट। सो अगेन बिकॉज ऑफ दीज रीजंस ये एक पॉलिटिकल इम्बैलेंस था, राइट। इन लोगों को प्रॉपर जो है जिनको जितनी इनको जो है एज अ डेमोक्रेसी में प्रॉपर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी, राइट। सो दिस वाज अ मेजर कॉज ऑफ पॉलिटिकल रिजेंटमेंट विच लेड टू द वॉर। दूसरा चीज है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। तो अगर देखा जाए तो ईस्ट पाकिस्तान जब हुआ था पार्टीशन, जब ये क्रिएट हुआ था, ऑलरेडी इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज था, राइट। बट ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जब पाकिस्तानी रूल के अंदर बढ़ गई, ओके। एंड इसमें डेलिबरेट स्टेट डिस्क्रिमिनेशन भी था, मतलब स्टेट, क्योंकि सारे वेस्ट पाकिस्तान के लोग ही सारी पॉलिटिकल पावर उनके हाथ में थी, तो जो सारे डेवलपमेंटल पॉलिसीज वो सब जो है वो इन द फेवर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान बनाए जाते थे, ठीक है। दे वर इन द फेवर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान की जो डेवलपमेंटल नीड्स थी उन सबको जो है नेग्लेक्ट कर दिया गया था, तो यहाँ के लोग सफर कर रहे थे। इनफैक्ट ये भी बोला जाता है कि ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के एक्सपेंस पे वेस्ट पाकिस्तान डेवलप हो रहा था, राइट। ऑल्सो जो कंट्री का कैपिटल और इमिग्रेंट बिजनेसमैन थे ज्यादातर वेस्टर्न उसमें थे, तो ज्यादातर गवर्नमेंट का पैसा जो है वेस्ट पाकिस्तान के डेवलपमेंट वगैरह उसमें जाता था, ईस्ट पाकिस्तान में कुछ नहीं। प्लस मोस्टली जो है अर्बन, अब देखो वेस्ट पाकिस्तान थोड़ा अर्बनाइज था, राइट, जबकि ईस्ट था मेनली एग्रारियन इकोनॉमी। तो अगेन वो अर्बन इंडस्ट्री की तरफ वैसी पॉलिसीज बनाते थे, जबकि इनके एग्रारियन इकोनॉमी की जो नीड्स थी इनको जो है वो इग्नोर कर रहे थे। तो अगेन इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, इकोनॉमिकली अंडर डेवलप्ड रह गया। तो आपने ये भी देखा होगा, कई जगह देखा होगा, इनफैक्ट हमारी कंट्री में भी कई जगह जो है मूवमेंट्स होते हैं, तो उसमें एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एक मेजर रीजन रहता है, कि कई बार लोगों को लगता है किसी स्टेट के पीपल, किसी रीजन के पीपल की दे आर एट अ डिसएडवांटेज, राइट, कि इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज पे हैं। तो इसीलिए अगेन इट फर्दर इंक्रीज द पॉलिटिकल रिजेंटमेंट, कि उन लोगों को लगा ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को जो बांग्लादेश बना बाद में, कि हमारे जो है रिसोर्सेज से वेस्ट पाकिस्तान डेवलप हो रहा है और हमारे लिए तो कुछ किया ही नहीं जा रहा,
राइट। हमें ना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, ना हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। प्लस सोशल कल्चरल डिफरेंसेस मेजर थे जब बना, जैसे मैंने बताया रिलीजन कॉमन था, बट रिलीजन को अगर छोड़ें तो जो इनके कल्चरल और लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस थे वो बहुत ज्यादा थे, राइट। और ये कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस इट आउटवेड एनी सेंस ऑफ रिलीजियस यूनिटी, राइट। सो ये बहुत ज्यादा बढ़ गए थे एंड इट आउटवेड, राइट। सो जो बंगालीज थे दे डिड ग्रेट प्राइड इन देयर कल्चर लैंग्वेज, राइट, बंगाली स्क्रिप्ट वोकेबलरी, एंड ये वेस्ट पाकिस्तानी लाइट को एक्सेप्टेबल नहीं था, राइट। तो इन दिस ओवरऑल अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक तो डिफरेंसेस थे, प्लस अब देखो इंडिया की बात करते हैं, हम बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, की डिफरेंसेस को एक्सेप्ट किया गया, उनको रिस्पेक्ट किया जाता है, टॉलरेट किया जाता है। बट यहाँ पे क्या हुआ, वेस्ट पाकिस्तानी ने जो सोशल कल्चरल डिफरेंसेस थे उनको रिस्पेक्ट नहीं किया, उनको टॉलरेट नहीं किया, उनको जो है एक्सेप्ट नहीं किया। व्हाट दे ट्राई टू डू, दे ट्राई टू इस्लामाइज द ईस्ट पाकिस्तान, राइट, कि बंगालीज उर्दू अडॉप्ट करें, उनके कल्चर को जो है रिजेक्ट किया। तो इसके कारण अगेन जो है बहुत सदर जो है रिजेंटमेंट था। उसके अलावा फिर जो इमीडिएट कॉजेज जिसके कारण ये लिबरेशन वॉर स्टार्ट हुआ वो था कि अवामी लीग जो वहां पे थी, इलेक्शंस हुए तो उसमें अवामी लीग ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी थी एंड इट वॉन बाय मेजोरिटी, और जो शेख मुजीबुर रहमान थे, नाउ बिकॉज मेजोरिटी दैट ही देन शेख मुजीबुर रहमान फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान शुड बी द प्राइम मिनिस्टर, बट वो इलेक्शंस अनल कर दिए गए। प्लस उसके साथ एक वेस्ट पाकिस्तान से ऑपरेशन सर्च लाइट स्टार्ट कर दिया गया, जिसमें जो बंगाली नेशनलिस्ट जो थे ईस्ट पाकिस्तान में उनके उनको जो है उनके अगेंस्ट जो है एक तरीके से जेनोसाइड स्टार्ट किया गया वेस्ट पाकिस्तान में, राइट। एंड दीज बोथ लेड टू इमीडिएट देन द लॉन्च ऑफ द लिबरेशन वॉर। अब सेकेंड एस्पेक्ट कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन, तो इंडिया ऑब्वियसली आप यहाँ ब्रीफ में अगर चाहे तो मेंशन कर सकते हैं कि इंडिया क्यों इंटरवीन किया, बिकॉज ऑफ वेरियस नॉट ओनली स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स बट ह्यूमैनिटेरियन रीजंस आल्सो। तो सबसे पहले चीज जो इंडिया ने की कि इंटरनेशनल सिंपैथी एंड सपोर्ट क्रिएट किया बांग्लादेश के लिए, रशिया का सपोर्ट लिया ना, रशिया का सपोर्ट लेना बहुत जरूरी था, अदरवाइज यूएन में जो है इंडिया के अगेंस्ट वोट जा सकता था, यूएन में वीटो किया। आप सबको पता है रशिया ने जो है जब यूएस का सपोर्ट था पाकिस्तान को, उस सपोर्ट को काउंटर करने के लिए रशिया का सपोर्ट इंपॉर्टेंट था। प्लस जो बांग्लादेश का कॉज था उनके लोगों का कि उनको इंडिपेंडेंस मिले, सेपरेट आइडेंटिटी है उनकी, उनके कॉज के लिए एडवोकेसी की। और इंडिया आल्सो हाईलाइटेड एट इंटरनेशनल फोरम्स की एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट हो रहा है। इसके साथ साथ मिलिट्री एड एंड सपोर्ट टू मुक्ति वाहिनी, जो मेन वहां पे जो यू नो क्या आर्म्ड फोर्स थी जो बांग्लादेश लिबरेशन के लिए फाइट कर रही थी, मेन मुक्ति वाहिनी, तो उसको मिलिट्री एड और इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया गया, राइट। सो दिस हेल्प देम। तो ये जो मिलिट्री एड और सपोर्ट मिला था ये मुक्ति वाहिनी को, इट हेल्प मुक्ति वाहिनी कॉम्बैट दी वेस्ट पाकिस्तानी फोर्सेस, ठीक है। और साथ साथ मिलिट्री के साथ साथ पॉलिटिकल सपोर्ट भी दिया था टू एस्टेब्लिश देयर गवर्नमेंट एंड ऑपरेट। सो बेसिकली वो कलकत्ता से गवर्नमेंट इन एग्जाइल ऑपरेट कर रहे थे बिफोर गेटिंग द लिबरेशन। एंड ह्यूमैनिटेरियन एड टू द रेफ्यूजीज, सो जैसे ही ऑपरेशन सर्चलाइट स्टार्ट किया गया बहुत सारे रेफ्यूजीज का रिफ्लक्स हुआ इंडिया में, राइट। नाउ दिस वाज आल्सो ये एक कॉज भी था जिसके कारण इंडिया ने जो है पार्टिसिपेटेड या जो इंटरवीन किया जो है बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में। बट जो रेफ्यूजीज आए इंडिया ने ऐसा नहीं कि उनको टर्न अवे कर दिया, उनके लिए भी जो है ह्यूमैनिटेरियन एड, फूड वगैरह ये सब प्रोवाइड किया, ठीक है। नाउ कंक्लूजन, इट अल्टर्ड द आइडियोलॉजिकल मैप ऑफ साउथ एशिया। नाउ ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, उन्होंने जब अभी बांग्लादेश में इन्वाइट किया गया उन्होंने कहा, एंड अगेन इट डेफिनेटली अल्टर्ड। सो इंडिया का एक क्लोज नेबर प्लस जिसके साथ अच्छे टर्म से इंडिया के बांग्लादेश एक ऐसा नेशन क्रिएट हुआ। And it also led to Shimla Agreement. Now, this treaty ensured that Pakistan recognized the independence of Bangladesh in exchange for return of Pakistan prisoners of war. ठीक है। सो अगेन शिमला एग्रीमेंट के आप दूसरे भी एस्पेक्ट मेंशन कर सकते, बट वो मेन चीज नहीं है। जो मेन चीज ये है कि इसके थ्रू जो है पाकिस्तान रिकॉग्नाइज द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। नाउ ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इस पे एक आंसर देखते हैं जो अगेन कंटेंट वाइज ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट व्हाट ज्यादातर लोगों ने सिमिलर कंटेंट लिखा है जितने में देखे, बट व्हाट वाज गुड हियर वाज द वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो आप लोग यहां से अडॉप्ट कर सकते हैं। इट इज द वे ऑफ प्रेजेंटेशन। दो चीजें, एक किस तरीके से इन्होंने चीजों को प्रेजेंट किया और दूसरी चीज है इनका कंक्लूजन। तो दो चीजें जो अच्छी इन्होंने की जो आप लोग भी अडॉप्ट कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि आप जब आंसर लिखो अगली बार इसको अडॉप्ट करने की। जैसे कॉजेस है तो इस टाइप से पिक्टोग्राफिक वे में बता दिया, फिर पॉलिटिकल इंबैलेंस को लैंडस्लाइड विक्ट्री, ठीक है। हालांकि एक चीज मैं बोलूंगा कि कॉजेस को आप और अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते थे, एक जो इकोनॉमिक कॉज था वो भी आप बता सकते थे, ठीक है। सो अगेन कंटेंट वाइज थोड़ा बहुत यहाँ पे एनरिचमेंट हो सकता था, बट यस
दिस प्रेजेंटेशन इज गुड। इसके अलावा इंडियाज कंट्रीब्यूशन, सो अगेन इंडियाज कंट्रीब्यूशन जैसे इन्होंने इस टाइप से डायग्राम से दिया, हालांकि मैं कहूंगा थोड़ा डायग्राम इंप्रूव करिए, बट इट इज अ गुड थिंग कि आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो टेक्निकल असिस्टेंट एंड ट्रेनिंग टू बांग्लादेश आर्मी, यू शुड राइट मुक्ति वाहिनी हियर, ठीक है। डिप्लोमेटिक फ्रंट ट्रीटी विद रशिया सपोर्ट, राइट, टू सपोर्ट अस इन दी वॉर, ओके। सो इसको थोड़ा और इलेबरेट करके लिखते कि कैसे रशिया के साथ ट्रीटी की, तो उसकी ट्रीटी के कारण इंडिया को यूएन में सपोर्ट मिला, प्लस इंडिया को जो है यूएस को काउंटर कर यूएस को काउंटर करने के लिए रशिया का सपोर्ट मिला, ठीक है। एंड फूड, मेडिकल, शेल्टर, क्लॉथ्स, ठीक है। पॉलिटिकल सपोर्ट इन फॉर्म ऑफ मुक्ति वाहिनी टू, सो पॉलिटिकल सपोर्ट मतलब वही कि उनको जो है मुक्ति वाहिनी थी, दैट दे कुड ऑपरेट फ्रॉम बंगाल, कलकत्ता, अपनी जो एग्जाइल गवर्नमेंट इन एग्जाइल ऑपरेट कर सकते। Now, in conclusion, then it is mentioned about Shimla Agreement. साथ में India always tried to be a friend and guardian of the neighboring country, and first time it was shown to the world as Bangladesh Liberation War. So it is good thing जो आपने यहाँ mention किया कि India has always been a, don't say tried, say कि हमेशा इंडिया एक friend और guardian रहा है for our neighboring countries, right? So this is overall, देखिए decent answer है। कंटेंट में थोड़ा बहुत जो है कुछ चीजों का इंप्रूवमेंट, जैसे मैंने बताया कि आपको यहाँ इकोनॉमिक डायमेंशन, सोशल एंड कल्चर, जो कल्चरल डिफरेंसेस आपने लिखा, इसको थोड़ा सा इलेबरेट करिए, क्योंकि अगेन इट इज 15 मार्क्स क्वेश्चन, तो इलेबरेशन थोड़ा ज्यादा हो सकता है। अगर आपको 10 मार्क में ये पूछा होता, सो देन इलेबरेशन कम रहना चाहिए, ठीक है। अगेन ये इन्हीं के लिए नहीं है, ये आप सबके लिए जो ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगेन सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और इसी टाइप से आपको आते हैं, क्योंकि सीधा सीधा आपका GS1 ज्योग्राफी में टॉपिक है, राइट। इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फेनोमेना, ज्योग्राफिकल फीचर्स, और मिड ओशियनिक रिज, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर ऑन दी अर्थ। मिड ओशियनिक रिज इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वर्ल्ड्स जो अर्थ का लार्जेस्ट माउंटेन चेन है, राइट, इट इज द लार्जेस्ट माउंटेन चेन। तो क्या है आपको बताना है। यहाँ आप सोचोगे कि सिंपली डेफिनेशन देनी, नहीं, यहाँ साथ में प्लस यू हैव टू टेल अबाउट फीचर्स, ओके, कि क्या है मिड ओशियनिक रिज और फीचर्स। और सेकंड है प्रोसेस ड्राइविंग देयर फॉर्मेशन। सो अगेन ये एनसीईआरटी में आप सबने पढ़ा ही होगा, उसी को यहाँ पे बताना है। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज यू शो इट यूजिंग डायग्राम। आप डायग्राम जरूर यूज करिएगा, 10 मार्क्स का है, लिखने के लिए ज्यादा नहीं है मुझे पता है, बट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नाउ अगेन स्ट्रक्चर देखो, कई बार ज्योग्राफी वालों में ये होता है कि ये इंट्रोडक्शन कंक्लूजन वाला जो हम फॉर्मेट दूसरी जगह फॉलो करते हैं, वो शायद से ज्योग्राफी में कई जगह एप्लीकेबल नहीं रहता, राइट। सो कई बार हम जो है कंक्लूजन टाइप की चीजें स्किप कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप डिफाइन करोगे मिड ओशियनिक रेंज, और फिर उसके बाद उसके फीचर्स, चाहे तो इसको एक अलग सब हेडिंग बना के आप उसके कुछ फीचर्स बता सकते हो। फिर एक डायग्राम यूज करके बताइए, फिर प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन बताइए, ठीक है। तो ये 3 चीजें करनी है आपको। नाउ इंट्रोडक्शन एंड फीचर्स, चाहे तो आप इसको इंट्रोडक्शन एक लाइन लिखिए, फिर फीचर्स एक अलग जो है सब हेडिंग बना सकते हो आप, ठीक है। Now, mid-oceanic region of the world are connected and form ocean ridge, right? Single global mid-oceanic ridge system, right? And longest mountain range in the world. ठीक है, इस टाइप से आप बता सकते हो कि it is a longest mountain range in the world which lies below the ocean. Okay, and this फिर features पे आए तो active exhibit active volcanism and seismicity, और ये इस प्लेस पे मिड ओशियनिक रिज के प्लेस पे जो आपका ओशियनिक क्रस्ट है, इट गेट्स कांस्टेंट रिन्यूअल, राइट। नया नया जो क्रस्ट आपका क्रिएट होता रहता है। आप सबको पता है कि ये अगर आपका मिड ओशियनिक रिज है, यहाँ से लावा बाहर निकल रहता है, यहाँ जो है न्यू क्रस्ट फॉर्म होता रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका ये वाली प्लेट जो है कहीं दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट करती है, ठीक है। तो ये चीज हम डिटेल में जो है डायग्राम बताएंगे आगे वाले उसमें, जब हम एक्सप्लेन करेंगे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। बाकी अगर आप डेप्थ अगर आप बता दो, सो इट इज अ वैल्यू एडिशन। हालांकि इतना जो है याद रखना मुश्किल होता है, बट प्लीज सिंस इट इज अ मेजर ज्योग्राफिकल फीचर, आपको अगर नहीं पता तो यहाँ से देख के इसको अपने दिमाग में रखना, ठीक है, राइट। सो डेप्थ इज अबाउट 2600 मीटर्स एंड राइजेस अबाउट 2000 मीटर्स अबाउ द डीपेस्ट पोर्शन ऑफ द ओशन मीटर, राइट। कॉन्टिन्यूअस लेंथ हम बोलते हैं कि लॉन्गेस्ट है, तो आपको बताना चाहिए कितना। तो 65 कॉन्टिन्यूअस अगर देखा जाए 65,000 किलोमीटर, और अगर टोटल लेंथ देखा जाए तो 80,000 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है। सो अगेन 65,000 किलोमीटर, सो लॉन्गर देन एंडेज। सो एंडीज जो आपकी लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज है, उससे भी ज्यादा लेंथ में कॉन्टिन्यूअस लेंथ है इसकी, ठीक है। नाउ ये इस टाइप से आप डायग्राम बता सकते हो मिड ओशियनिक रिज का, ठीक है। अगेन ये इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ऐसे करके बता सकते हो। यहाँ पे आप बता सकते हो ये रिजेस हैं, यहाँ से जो है आपका लावा निकल रहा है,
राइट। और यहाँ से आपकी सी फ्लोर इधर मूव कर रही है, ये इधर मूव कर रही है, यहाँ लावा निकल के यहाँ बन रहा है, और यहाँ पे कहीं आपके सबडक्ट हो रहे हैं, ठीक है। नाउ फॉर्मेशन, तो देखो जो भी है फॉर्मेशन इनका आकर होता है एट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। सो दिस इज अ की टर्म जो आपको मेंशन करना है कि जहां पे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होती है वहां पे इनका फॉर्मेशन होता है। और न्यू ओशन फ्लोर इज क्रिएटेड एट अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स स्प्रेड अपार्ट, जो हमने पीछे आपको दिखाया, राइट। इसी चीज को आपको डायग्राम में भी बताना है, ठीक है। जो आपके एनसीईआरटी वाला डायग्राम है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का, उसको यहाँ पे छाप देना है, ठीक है। नाउ uplifting of ocean floor occurs when convection currents, so आप सबको पता है कि नीचे जो है एस्ट्रोनोस्फीयर में कन्वेक्शन करंट्स चलते रहते हैं, ठीक है। इस टाइप से जो मोल्टेन मैग्मा है वो गोल 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 घूमता रहता है, तो एक जगह से वो कन्वेक्शन करंट जो है राइज फ्रॉम द मेंटल और ओशनिक क्रस्ट, जो जहां से ये ब्रेक होता है, ये रिज बनता है, वहां से बाहर निकलता है, ठीक है। और वहीं पर जो आपका डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है, ठीक है। नाउ जैसे जैसे प्लेट सेपरेट होती है, मोल्टेन रॉक जो है राइज करती है सी फ्लोर पे एंड प्रोड्यूसिंग इनॉर्मस वॉल्केनिक इरप्शंस ऑफ बसाल्ट, ठीक है। बाकी इसके अलावा आप स्प्रेडिंग किस टाइप से अफेक्ट करती है, स्पीड ऑफ स्प्रेडिंग अफेक्ट करती है कि किस टाइप का आपकी रिज बनेगी, तो ये भी बता सकते हो कि अगर स्लोअर स्प्रेडिंग रेट्स होंगे तो रिज आपकी क्या होगी, स्टीप होगी, इरेगुलर होगी, जैसे मिड अटलांटिक ओशन रिज, राइट। जबकि फास्ट स्प्रेडिंग होगी तो जो रिज होगी आपका बहुत वाइडर प्रोफाइल होगी और जेंटल स्लोप होगी, यानी अगर स्लोअर स्प्रेडिंग होगी तो बहुत ऊंची ऊंची रिजेस और जो बहुत उबड़ खाबड़ रिजेस बनेंगे, ठीक है। और फास्टर स्प्रेडिंग रेट्स होगी तो बहुत ही वाइडर प्रोफाइल और जेंटल स्लोप, मतलब जो स्लोप जो है बहुत ज्यादा स्टीप नहीं होगी, बहुत जेंटल स्लोप होगी, ठीक है। जैसे ईस्ट पैसिफिक राइज, ठीक है, एग्जाम्पल हो गया इसका ईस्ट पैसिफिक राइज, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल हो गया, इसमें अगेन कंक्लूजन की जरूरत नहीं है, चाहे तो एक डायग्राम जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको जरूर देना चाहिए। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया मिड ओशनिक रीजस का। नाउ एक आंसर है यहाँ पे, ठीक है। तो मिड ओशन एक रीजन इन्होंने डिफाइन कर दिया, इज अ चेन ऑफ माउंटेन ऑन सी फ्लोर फॉर्म बाय प्लेट टेक्टोनिक्स, सो एट डाइवर्जेंट बाउंड्री, सो वेरी गुड। एक इन्होंने देखो इनका जो इंट्रोडक्शन या इनका जो डिफाइन करने का तरीका है, इसमें ही चेन ऑफ माउंटेन एक चीज, ऑन सी फ्लोर फॉर्म बाय प्लेट टेक्टोनिक्स एट डाइवर्जेंट बाउंड्री। तो देखो इतने कम वर्ड्स, एंड अगेन क्योंकि 10 मार्कर है तो कम वर्ड्स में आपको ज्यादा पता, तो एक चीज ये भी देखिए यहाँ से, और कोशिश करिए कि जब 10 मार्कर्स है उसमें इसी टाइप के कंसाइज, जो हम बोलते हैं ना कंसाइज एक्सप्रेशन होनी चाहिए, कि कम शब्दों में ज्यादा बताना, उसको ये बोलते हैं कि इन्होंने सारे की टर्म्स देखो, प्लेट टेक्टोनिक्स, डाइवर्जेंट बाउंड्री, सी फ्लोर, चेन ऑफ माउंटेन, सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहीं बता दी, तो एक आइडिया लग जाता है कि हाँ सामने वाले को पता है कि क्या चीज के बारे में पूछा गया है, राइट। एक डायग्राम इन्होंने बताया, सो माय रिकमेंडेशन वुड बी टेक मोर स्पेस, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाइए डायग्राम, ओके। एग्जाम्पल दिया है, नाउ दिस इज अ गुड थिंग कि एग्जाम्पल दिया है मिड 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 अटलांटिक रिज या आयरलैंड, ठीक है, आइसलैंड, ओके, आइसलैंड या मिड अटलांटिक रिज। और फॉर्मेशन के लिए अगेन जो इन्होंने प्रोसेस बता दिया है, आप चाहे तो फॉर्मेशन में ना फ्लो चार्ट एंड डायग्राम दोनों यूज कर सकते हैं, फ्लो चार्ट प्लस डायग्राम को कंबाइन करते हैं। फ्लो चार्ट में प्रोसेस बताइए 1 2 3 4, और फिर डायग्राम में इधर एक एक करके साइड में शो करते रहिए, ठीक है। सो दैट वुड और क्लियर आइडिया देगा फॉर्मेशन के। फिर इन्होंने आप देखो एक चीज की फीचर्स यहाँ मेंशन किए, तो आई वुड रिकमेंड कि आप फीचर्स यहाँ पे लिखते हैं रादर देन एट द एंड आप फीचर्स यहाँ पे लिखते हैं, राइट। और कंक्लूजन, मिड ओशनिक रीजेस आर इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिक फीचर ऑफ द अर्थ, दे आर एक्टिव साइट्स ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनो, ठीक है, ये भी ठीक है। बट अगेन फीचर्स आपको यहाँ पे लिखना था, फॉर्मेशन आपको सेकंड पार्ट जो लास्ट पार्ट आता वो होता, ठीक है। सो ओवरऑल कंटेंट ठीक है, थोड़ा स्ट्रक्चरिंग में चीजों का अरेंजमेंट यहाँ पे हमें देखना होता है। अब ये सबके लिए, इन्हीं के लिए नहीं है, आप सबके लिए। और डायग्राम में प्लीज ऐसे छोटा डायग्राम मत बनाइए, अच्छे से 10 मार्कर में थोड़ा सा प्रॉपर डायग्राम अच्छे से पूरा स्पेस लेके इतना बनाइए। एंड प्लीज यूज A4 शीट्स, ठीक है, A4 शीट्स यूज करिए, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर टुडे, see you again tomorrow with another question, okay guys, so thank you very much.